दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए बेतहाशा गाड़ियां दौड़ रही थी। चौराहे पर 1 मिनट के लिए भी गाड़ियां रुक जाती तो जाम सा लग जाता और फिर सिग्नल मिलते ही वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे दौड़ पड़ते जैसे रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की तैयारी हो। ऐसे ही होड़ में एक 25-26 साल की लड़की कनॉट प्लेस की सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। तभी वो लड़की एक कार से टकराई, जिसे देखकर कार मालिक ने कार रोक दी और उस लड़की के पास जाकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे और फिर उससे बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? पहले तो आप लोग बिना देखे गाड़ी चलाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं और उसके बाद सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। अब लगी भी होगी तो क्या करेंगे? यही करेंगे कि मेरे मुंह पर चंद सिक्के मारकर चले जाएंगे आप। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, कहकर वो लड़की अपना गिरा हुआ सामान उठाकर आगे बढ़ने लगी। तभी उस कार मालिक ने उसे आवाज़ दी, बेटा मेरी बात तो सुनो। जी कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप? उस लड़की ने अपनी गर्दन घुमाकर बड़े ही रूखे स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लो, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा लाइए दीजिए, कहकर वो लड़की कार्ड लेकर आगे बढ़ गई। उसके बाद वो कार मालिक ड्राइवर को भी चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। घर जाकर उसने अपना पर्स और सामान रखा और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई। सामान रखने की आवाज़ सुनकर ही सुनंदा जी जान गई कि इशिका आ चुकी है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लग गई कि इशिका को गए अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, फिर आज अचानक इतनी जल्दी कैसे घर आ गई? वो ज़रूर कोई बात है, कहकर वो इशिका की प्रतीक्षा करने लगी। तभी इशिका ने आवाज़ लगाई, माँ मैं कपड़े लेना भूल गई हूँ, दे दो ज़रा, अभी लाती हूँ, कहकर सुनंदा जी ने कपड़े लाकर इशिका को थमा दिए। लगभग 5 मिनट बाद इशिका बाथरूम बाहर निकल आई और सुनंदा से बोली, माँ अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत तेज़ से भूख लगी है, कहकर इशिका अपने बालों में कंघी करने लगी। थोड़ी देर बाद सुनंदा जी खाना लेकर भी आ गई और इशिका से बोली, इशिका आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, इंटरव्यू के लिए नहीं गई क्या? हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं जा ही रही थी कि एक अंकल ने गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने कर दी, वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना आज ना जाने क्या होता, कहकर इशिका चुप हो गई। इशिका चुप ही हुई थी कि सुनंदा जी परेशान हो गई और इशिका के शरीर को गौर से निहारती हुई बोली कि कहीं लगी तो नहीं, देखो जरा। नहीं माँ, आप बिना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं, कहकर इशिका ने अपने कपड़े उठा दिए, जिसे देखकर सुनंदा जी की जान में जान आई। फिर वो बोली कि कौन था वो, तुमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जिसे सुनकर इशिका ने कहा कि नहीं माँ, वो देखने से कोई सज्जन पुरुष लग रहे थे, फिर इसमें दोष उनका भी तो नहीं था, ड्राइवर की गलती थी, और यदि मैं कंप्लेन करती भी तो बेचारा ड्राइवर दोनों तरफ से मारा जाता, एक तो वो नौकरी से हाथ धोता, दूसरा उसके ऊपर जो कार्रवाई होती वो अलग, कहकर इशिका चुप हो गई। तो सुनंदा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम तो जानती हो कि तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो, कहकर सुनंदा जी रोने लगी, जिसे देखकर इशिका उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ अब इतना भी मत सोचा करो, मुझे कुछ नहीं होगा, कहकर वो अपना सामान उठाकर रखने लगी। तभी उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म देकर मिस्टर विजय आनंद रास्ते भर उस लड़की के बारे में ही सोचते रहे। फिर उसी समय उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी रश्मि को बताने के लिए आवाज़ भी दी, लेकिन जैसे ही रश्मि आनंद ने कहा, बोलो विजय, अभी तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो विजय आनंद ने बात बदलते हुए कहा कि मैडम ये हेयर स्टाइल आज आप पर बहुत सूट कर रहा है, कब कराया? तो रश्मि आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि विजय आप बिना मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं, ये स्टाइल तो काफ़ी पुराना है, लगता है कि आजकल आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसी बात नहीं है रश्मि, तुम तो जानती ही हो कि आजकल विनय का ध्यान ना जाने कहाँ रहता है, ऑफिस के लोगों के प्रति भी उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बहुत सख्त होता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो एक दिन वो आनंद एम्पायर को ले डूबेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हम उसकी शादी कर देते हैं।
विजय आनंद की बात सुनकर रश्मि आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कोई ऐसी लड़की है तुम्हारी नज़र में जिससे विनय शादी कर ले और खुश रहे? रश्मि की बातों का जवाब देते हुए विजय आनंद ने कहा, है तो बहुत लड़कियां, किंतु क्या पता उसे पसंद आए ना आए। एक काम करते हैं, आज शाम के डिनर पर उससे इस विषय पर कुछ बात करते हैं, क्या पता वो किसी लड़की को पसंद करता हो। कहकर रश्मि आनंद चुप हो गई। विजय आनंद ने भी हाँ में अपनी स्वीकृति दे दी और सीट थोड़ी पीछे करके सोने की मुद्रा में आ गए। थोड़ी देर में वो ऊँघने लगे। घर पहुँचे थे शाम खत्म होने में कुछ ही पल शेष बचे थे और रात ने अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया था। रश्मि आनंद ने आज सारा खाना विनय के पसंद का ही बनवाया था और कढ़ाई पनीर तो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई थी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर विनय का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। विजय आनंद खाना खाकर सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन रश्मि आनंद अब भी वहीं बैठकर विनय का इंतजार कर रही थी, जबकि वो भी डायबिटीज़ की पेशेंट थी। बाकी विजय आनंद तो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट थे और अक्सर उनका रक्तचाप बढ़ा ही रहता था, इसलिए उन्होंने अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर रखा था। कुछ खास मौक़ों पर ही उन्हें देर होती थी। रात के 11 बज चुके थे। रश्मि आनंद वहीं लॉबी में बैठे बैठे ऊँघ रही थी। तभी राधा ने आकर उन्हें जगाया कि मैडम खाना खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है, आपने आज इंसुलिन भी नहीं लगाया। अभी भैया आएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर राधा फ्रिज की तरफ बढ़ गई और रश्मि आनंद को इंसुलिन देकर रोटियां सेकने लगी। तभी विनय ने भी घर में प्रवेश किया और माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर बोला, माँ आप आज यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए चलकर सो जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। विनय ने इतना ही कहा था कि राधा खाना लेकर आ गई और बोली, लीजिए मैडम आप खाना खाना शुरू कीजिए, तब तक मैं भैया की थाली लगाती हूँ। राधा की बात सुनकर विनय ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं राधा दी, मैं खाना खाकर आया हूँ, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने माँ को अभी तक कैसे भूखा रखा, जबकि ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ डायबिटिक है। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, रश्मि ने कहा, उसे क्यों डांट रहा है बेटा? उसे तो मैंने मना किया था क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी, बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ खाना खाए। रश्मि आनंद ने अभी इतना कहा ही था कि राधा बीच में ही बोल पड़ी कि मैडम ने तो आज आपके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर भी अपने हाथों से बनाई थी, लेकिन आप तो आज खाना खाकर आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही राधा ने इतना कहा, विनय रश्मि के पास जाकर बोला, माँ 2 कौर अपने हाथों से खिला दो, बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथों से खाना खाए। तो रश्मि ने जैसे ही एक कौर विनय के मुंह में डाला, विनय के मुंह से निकला, वाओ माँ, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो आज के 20 वर्ष पहले हुआ करता था। सच। विनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रश्मि के मुंह से अचानक ही निकला। जैसे ही ईस्का की नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी, वो खुशी के मारे उछलती हुई बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर विजय आनंद, आनंद एम्पायर के मालिक, अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। फिर ईस्का ने अपनी माँ को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, माँ जल्दी से आइए, इधर आपको कुछ दिखाना है। ईस्का की आवाज़ सुनकर सुनंदा जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और ईस्का से बोली, क्या बात है बेटा, जो इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? चिराग ही समझिए माँ, आप सुनोगी तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो गाड़ी किसकी थी? किसकी थी? सुनंदा जी ने सवाल किया। माँ, आनंद इंडस्ट्रीज़ का। नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी के मालिक विजय आनंद जी की गाड़ी थी। और पता है आपको, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया है कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तब तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई और इसका ना जाने भविष्य के किन किन ख्यालों में खो गई। सुबह के 7 बज चुके थे। सब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। विजय आनंद भी मॉर्निंग वॉक से लौट चुके थे, किंतु रश्मि आनंद अभी तक सो रही थी और विनय आनंद को तो वैसे भी देर तक सोने की आदत थी, लेकिन देर तक सोने के बावजूद भी वो आज तक कभी देर से ऑफिस नहीं पहुँचे और ना ही किसी कर्मचारी या वर्कर का लेट होना उन्हें पसंद था।
यही वजह थी कि ऑफिस के सारे वर्कर या कर्मचारी उनसे बहुत डरते थे। सुबह के 9 बज रहे थे। विनय आनंद भी फ्रेश होकर नीचे आ चुके थे, किंतु रश्मि आनंद अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो विजय आनंद उन्हें उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं और रश्मि के इंसुलिन का टाइम हो गया है, तो उनसे रहा नहीं गया। इसलिए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, किंतु विनय आनंद ने मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, माँ को जगा दूंगा कहकर उन्हें जाने से रोक दिया। ऊपर जाकर विनय ने देखा कि माँ उठ चुकी थी और गुमसुम बैठी हुई थी। उनके आसपास कुछ तस्वीरें फैली हुई थी जिन्हें वो बहुत ही बारीकी से निहार रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने विनय को देखा, तस्वीरें इकट्ठा करके विनय के हाथों में देते हुए बोली, विनय बेटा, जरा देख कर बताओ कि कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। सुबह सुबह आप क्या लेकर बैठ गई हो माँ? आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है और मेरे ऑफिस जाने का। विनय ने रश्मि की बात को टालते हुए कहा, तुमसे जब भी कोई बात करो बेकार में ऑफिस का बहाना लेकर बैठ जाते हो। कभी सोचा है कि ज़िंदगी में ऑफिस के अलावा भी कुछ होता है? कब तक यूँ अकेले नीरस भरी ज़िंदगी जियोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई परिवार होना चाहिए जिसमें तेरे बीवी बच्चे हों? रश्मि विनय से बात कर रही थी, लेकिन विनय तो बगैर उनकी बात सुने ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और जाते जाते राधा को रश्मि का ध्यान रखने के लिए बोल गया था। विनय के ऑफिस जाने के बाद राधा जब रश्मि के लिए नाश्ता और दवाइयाँ लेकर आई तो देखा कि रश्मि विनय से अब भी बातें कर रही है, तो उसे ताज्जुब हुआ। फिर वो रश्मि से बोली, मैडम आप किससे बातें कर रही हैं? विनय भैया तो ऑफिस जा चुके हैं। क्या कहा? विनय ऑफिस जा चुका है? आज फिर वो मुझे चकमा दे गया। अच्छा, ऑफिस से आने दे उसे, कहकर वॉशरूम में चली गई और लगभग 5 मिनट बाद फ्रेश होकर निकल आई। इसका के साथ एक्सीडेंट की उस घटना को हुए आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे और वो कई जगह काम की तलाश कर करके पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार विजय आनंद के ऑफिस चलकर देखा जाए कि वहाँ योग्यता के बल पर काम दिया जाता है या किसी सिफारिश पर। अगले दिन इसका ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर की कुर्ती और चूड़ीदार सलवार पहना और फिर दोनों से मैच करता हुआ साइड से दुपट्टा डाला तथा बालों को थोड़ा पिनअप करके खुला छोड़ दिया और कानों में लंबी इयररिंग्स डालकर अपने आप को आईने में एक बार निहारा और माँ से पूछा, माँ मैं आज कैसी लग रही हूँ? तो माँ ने इसका को एक बार ऊपर से नीचे तक निहारा और बोली, नहीं बिल्कुल इसी, मुझे मेरी ही नज़र लग जाएगी। वैसे भी मेरी नज़र बहुत ख़राब है, तभी तो तेरे पापा हम लोगों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें मेरी ही नज़र लग गई, कहकर सुनंदा जी रोने लगीं। सुनंदा को इस तरह से रोते हुए देखकर इसका बोली, पता है माँ, जब आप इतनी पढ़ी लिखी होकर बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हो तो मुझे कभी कभी आपकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। कौन कहता है कि आपकी नज़र खराब है? जो कहता है उसे कहने दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अरे लोगों का क्या है, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। फिर किस किस का मुंह रोकेंगे हम? इसलिए कोई जो कहता है उसे कहने दीजिए। बस आप खुश रहिए, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई भी खुशी नहीं है। इतना कहकर इसका जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, मैं इंटरव्यू के लिए आनंद इंडस्ट्रीज़ जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कहकर अपनी माँ के पैरों में झुक गई। तो सुनंदा जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुझे कामयाबी हासिल हो और दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। अच्छा, संभल कर जाना और आते वक्त देर हो जाए तो टैक्सी बुक कर लेना, और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, कहकर सुनंदा जी इसका को बाहर तक छोड़ने आई और इसका के जाने के बाद अंदर आकर एक गहरी सांस लेकर लेट गई। शायद आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, या दिमाग में कुछ और चल रहा था। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके इसका कनॉट प्लेस पहुंच चुकी थी। कनॉट प्लेस जिसे राजीव चौक के रूप में भी जाना जाता है और दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। दिन हो या रात, यहाँ हर समय भीड़ लगी रहती है। यहाँ मुख्यतः अपने वाणिज्यिक संस्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन सबके लिए यहाँ बिजनेस करना आसान भी नहीं है, क्योंकि एशिया की विश्व रैंकिंग में ये 7वें
सबसे महंगे मार्केट के रूप में शुमार है। इसका को कनॉट प्लेस पहुंचने के बाद आनंद इंडस्ट्रीज़ को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसका ऑफिस देखकर वो ज़रूर एक पल के लिए हैरान हो गई कि पता नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु उसने अपने मन को समझाया और अंदर जाने लगी। तभी गेटमैन ने उसे रोका एक पल के लिए, तो वो डर ही गई। किंतु जब उसने कहा कि यहाँ अपना नाम, पता, किससे मिलना है और आने का रीज़न लिखिए और फिर अंदर जाइए, तो उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। फिर वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके अंदर तो चली गई, किंतु वहाँ के स्टाफ और ऑफिस की साज सज्जा को देखकर दंग रह गई। इसका जब आनंद इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि ऑफिस के सारे कर्मचारी पूरी तरह से पेंटेड थे। वो रैंप पर वॉक करते किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। इसका तो उन सभी को देखकर पहले ही घबरा रही थी। फिर किसी तरह से हिचकिचाते हुए उसने एक कर्मचारी से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि विजय आनंद जी कहाँ मिलेंगे? जी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताइए क्या आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है उनसे मिलने का? जब कर्मचारी ने पूछा तो इसका ने कहा कि जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट उनका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे खुद दिया था। ये देखिए, कहकर उसने कर्मचारी को वो विजिटिंग कार्ड दिखा दिया। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं। यहाँ से जाने के बाद पहले लेफ़्ट मुड़िएगा, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, उसके बाद राइट में सर का केबिन है। जी थैंक्स, कहकर इसका उस कर्मचारी के बताए अनुसार आगे बढ़ गई। लेकिन आगे बढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किधर जाए। तभी सामने से आ रहे एक युवक से इसका ने पूछा कि आनंद सर का केबिन किधर है? तो उसने कहा बस थोड़ा आगे चल के राइट ले लीजिएगा, वहीं पर है। इसका चलते चलते थक गई थी। फिर उसने केबिन के पास पहुंचकर राहत की सांस ली और अंदर जाकर कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी उसे एक पल के लिए नींद आ गई और इसी बीच विनय आनंद अपने केबिन से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे ऊँग रही है। तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा कि देखिए मिस मैडम, आप जो भी हैं, आप अपने घर जाकर सोएं। ये हमारा ऑफिस है, कोई आराम फरमाने की जगह नहीं है कि जिसको जब मन करे वो यहाँ आकर आराम करे। इसका अपने सामने उस नवयुवक को इस तरह से बोलते हुए देखकर अपने आपे से बाहर हो गई और बोली, देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने आपको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। और रही बात आराम फरमाने की, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आराम फरमाने का। वो तो मैं तब से आनंद सर का ऑफिस ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए जब यहाँ पहुँचकर बैठी तो ना जाने कैसे आँख लग गई। बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इसका की बात सुनकर विनय आनंद गुस्से में आकर बोले, अगर मैं आपकी जगह होता तो आराम करने की जगह पहले उनसे मिलता, फिर आराम करता। कहकर विनय आनंद वहाँ से निकल गए। विनय आनंद के जाने के बाद इसका बड़बड़ाने लगी कि सारा मूड खराब करके रख दिया इसने। फिर वो आनंद सर से मिलने के लिए उनके केबिन की तरफ बढ़ चली। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा कि अरे मैडम, ऐसे बिना पूछे कहाँ घुसी जा रही हैं? आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? कोई नाम पता भी है? जैसे तमाम सवालों की उसने एक साथ बौछारें लगा दी। जी मेरा नाम इसका खन्ना है और मैं आनंद इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। तो ये कहिए ना मैडम कि आप आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक से मिलना चाहती हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा मैडम, वो तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिए। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मैं आज ही उनसे मिल सकूँ। एक उपाय है मैडम, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। किंतु आपसे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए आप चाहें तो शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। जी मैं कर लूँगी, कहकर इसका वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगी। वेटिंग रूम में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी और बार बार कभी वहाँ दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नज़र डालती और कभी अपनी कलाई घड़ी पर। अब तो शाम के 5 बज चुके थे। इसका वहाँ बैठे कर्मचारी से पूछ कर थक चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। फिर जैसे ही घड़ी की सुई ने 6 बजने का इशारा किया, उसके सब्र का बांध जैसे पूरी तरह से टूटकर धाराशायी हो गया और वो सीधे विनय आनंद के केबिन में घुस गई।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा। केबिन में उसने जाकर देखा तो वही नवयुवक कुर्सी पर विराजमान था जो उसे कुर्सी पर सोने के लिए खरी खोटी सुना करके गया था। उस नवयुवक को देखकर इसका सोच में पड़ गई कि क्या ये वही विजय आनंद जी हैं जिनसे वो मिली थी, लेकिन वो ये तो नहीं है, कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी कि उस नवयुवक ने कहा, कौन हो तुम और बिना मेरी इजाज़त के अंदर कैसे आ गई? जी मैं, कहते हुए इसका की ज़बान लड़खड़ा रही थी तो इस नवयुवक ने कहा, ये जी मैं क्या लगा रखा है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। जब विनय आनंद ने इतना कहा तो इसका ने विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, सर ये कार्ड मुझे सर ने दिया था और फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे ऑफिस चलकर ही मिल लूँ, शायद कोई काम मिल जाए। उस लड़की की बात सुनकर विनय आनंद जोर का ठहाका लगाकर हंसे और इसका से बोले, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्या आपको लगता है कि आनंद इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही किसी को नौकरी दे देती है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक काम कीजिए, अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, कहकर इसका ने अपना रिज्यूम सेंड कर दिया और उठकर जाने के लिए तैयार हुई तो विनय आनंद ने कहा, रुकिए, रात बहुत हो गई है, मैं आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से आप कैब बुक कर लीजिएगा। इस समय शहर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्रीज़ का नाम खराब हो। जी, कहकर इसका थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही तो विनय आनंद ने उसे बैठने का इशारा किया, जिसके बाद वो डरते डरते बैठ गई। थोड़ी देर बाद विनय आनंद उठकर जाने लगा, लेकिन उसने इसका को चलने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर तक तो इसका ने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उठकर जाने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। कर्मचारी ने दौड़कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि वो जो लड़की मेरे केबिन में बैठी है उससे बात कराइए। जी अभी कराता हूँ, कहकर कर्मचारी ने फ़ोन इसका को पकड़ा दिया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस मैडम, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बिना बताए छोड़कर चला आया। इसके लिए आप जो चाहें हमेशा जा दे सकती हैं, लेकिन अब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ कि वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब आप एक काम कीजिए, वहाँ से अभी जल्दी निकलिए और घर जाइए। मैंने कैब बुक कर दी है। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए, मैं इतना पैसा इसका कह ही रही थी कि तब तक फ़ोन उधर से कट गया। थोड़ी देर में ही एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी, मैम कैब आ गई है, चलिए। जी कहकर इसका कैब में तो बैठ गई, लेकिन रास्ते भर पैसे के बारे में ही सोचती रही। इस बीच कैब ड्राइवर के पास 2-3 बार फ़ोन भी आ चुका था। कोई उससे लोकेशन पूछ रहा था और वो 2-3 बार बता भी चुका था कि अब वो इस जगह पहुंच गया है। लगभग आधे घंटे बाद कैब इसका के घर पहुंच चुकी थी और वो ड्राइवर से 1-2 बार किराया भी पूछ चुकी थी, किंतु ड्राइवर ने जाने किससे फ़ोन पर बात कर रहा था, ये देखकर इसका को बहुत तेज़ गुस्सा आया। फिर वो ड्राइवर से बोली, भैया आप किराया बताएंगे या मैं घर जाऊं? इसका की बात को कैब ड्राइवर ने पहले तो सुना ही नहीं। फिर इसका ने जब गाड़ी के शीशे को थपथपाया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने कानों से हटाते हुए पूछा, क्या है मैडम, अभी आप गई नहीं? मैं तब से पूछ रही हूँ कि आपके पैसे कितने हुए, तो आप बता ही नहीं रहे। अब बिना आपके पैसे दिए मैं कब से जा सकती हूँ भला? आप जाइए मैडम, पेमेंट हो गया है। सर ने आपको बताया नहीं? मुझे लगा आपको पता है। अच्छा भैया ठीक है, धन्यवाद, कहकर इसका चली गई। देखा तो माँ टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी और इसका को देखते ही जल्दी से गेट खोलने के लिए नीचे आ गई और जैसे ही गेट खोला इसका को ऊपर से नीचे तक ये कहते हुए निहारने लगी कि तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ माँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी क्यों डरी हुई है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुझे गए बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ऊपर से मिसेस खन्ना ने जब कई दुर्घटनाओं के बारे में गिना दिया तो मुझे तेरी बहुत चिंता होने लगी थी। फिर तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद, कहकर सुनंदा जी फिर से रोने लगी। माँ कितनी बार कहा है कि किसी की बातें मत सुना करो, बस अपने काम से काम रखा करो, लेकिन आप हैं कि सुनती कहाँ हैं मेरी। फिर मिसेस खन्ना को तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की, सिर्फ दूसरे के घर में घुसी रहती हैं, कभी अपने घर और बच्चों को नहीं देखती कि वो क्या गुल खिला रहे हैं
और खन्ना अंकल तो इस उम्र में भी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को घूरते रहते हैं, कहकर ईस्का चुप हो गई। खैर छोड़ो माँ, वो तो अब बदलने से रही, किंतु आप तो पढ़ी लिखी समझदार हो, मेरी प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ जाती हो। ईस्का की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि भावनाओं पर किसी का कोई बस नहीं चलता। यहाँ सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब दिल में जज्बात और भावनाएं हावी हो जाती हैं। किंतु अभी तो इन भावनाओं को समझने के लिए बहुत छोटी है। फिर ईश्वर ना करे कि ज़िंदगी में कभी तुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़े। मैं अब छोटी नहीं हूँ माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, कहकर ईस्का सुनंदा जी के गले से लग गई। सुनंदा जी ने भी अपनी लाडो रानी को ढेर सारा प्यार किया और फिर बोली, जा जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, कहकर रसोई की तरफ चली गई और इसका बाथरूम में। थोड़ी ही देर में सुनंदा जी 2 प्लेट में खाना लेकर आ गई और ईस्का से बोली, अब जल्दी से आ जा इसी बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ अभी आई, कहकर ईस्का टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर निकल आई और आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। खाते खाते सुनंदा जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्यों बेटा, कैसा गुजरा आज का दिन। जी माँ बहुत अच्छा। इससे पहले कि सुनंदा जी कोई और सवाल पूछती, ईस्का धीरे से उठी और बोली, अच्छा माँ गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। माँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह जल्दी उठा देना, कहकर ईस्का कमरे में चली गई। ईस्का के जाने के बाद सुनंदा जी किचन में चली आई और उसके बाद सिंक में पड़े कुछ बर्तनों को धोया और काउंटर पर रखा, थोड़ा बहुत सामान समेटा और बाथरूम में चली गई। और जब वापस आई तो देखा ईस्का गहरी नींद में सो चुकी थी। खाना खाकर आने के बाद ईस्का थोड़ी देर तक विनय आनंद के बिहेवियर के बारे में ही सोचती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये विनय आनंद आखिर किस तरह का इंसान है, ऑफिस में अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का और बाहर कुछ और। फिर वो सोचने लगी कि मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने मुझे इतनी देर तक बैठाए क्यों रखा, ऊपर से कैब का किराया भी दिया, वो चाहते तो मुझे पहले भी भेज सकते थे। यही सब सोचते सोचते ईस्का को ना जाने कब नींद आ गई। फिर वो गहरी निद्रा के आगोश में चली गई। इधर घर आने के बाद विनय आनंद उस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे और मन ही मन उसकी बेवकूफ़ियों पर ये कहते हुए हंस भी रहे थे कि कितनी बेवकूफ़ थी वो लड़की, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। मैं बैठाए रहा और वो बैठी रही, उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ना जाने कब का उठकर चली जाती, कहकर वो फिर हंस रहे थे कि उनकी माँ रश्मि आनंद आ गई और बोली, वाह क्या बात है बेटा, लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ लगा है जो तुम इतना हंस रहे हो। नहीं माँ बस ऐसे ही, तो ज़रूर बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ है, वरना तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कहाँ हंसी आती है। नहीं माँ वो बात भी नहीं है, आप फिर गलत हैं। अच्छा चलिए एक चांस और देता हूँ, आपको फिर से गेस कीजिए, कहकर विनय आनंद फिर से हंसने लगे। तभी विजय आनंद भी आ गए और अपने बेटे को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बोले, अरे भाई क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे में, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही मैं किसी बात पर हंस रहा था तो मम्मी आकर गेस करने लगी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ, तो मैंने भी कहा कि गेस कीजिए, देखें आप सही गेस कर पाती हैं या नहीं। अब आप ही बताइए कोई किस बात पर हंस रहा है, ये भला कोई कैसे गेस बता सकता है जब तक सामने हंसने का कोई वाजिब कारण उपस्थित ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने बरखुरदार, मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए आप ही बता दीजिए कि आप किस बात पर हंस रहे थे। हमारी श्रीमती जी और आपकी माता जी को संतुष्टि मिल जाएगी, वरना आप तो जानते ही हैं अपनी माता जी को खामख्वाह उनका शुगर बढ़ जाएगा और इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। जानते हैं पापा, आज मेरे केबिन में एक लड़की आई थी जिसने मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दिया और बोली कि आपने उसे फ़ोन करने के लिए कहा था। व्हाट? अचानक ही रश्मि आनंद के मुंह से निकला, लेकिन विजय आनंद सोच में पड़ गए कि उन्होंने इधर कुछ दिनों से तो किसी को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। फिर वो दिमाग पर जोर डालकर बोले, अच्छा ये बताओ देखने में वो कैसी थी? सामान्य सी थी, विनय आनंद ने कहा। पहनावा कैसा था? वही सलवार कुर्ता दुपट्टा, बिल्कुल आम लड़कियों वाला। तब ये वही लड़की हो सकती है जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी
और बाल बाल बची थी। बेटा, बड़ी खुददार लड़की थी वो। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे ऊपर FIR तक करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? बेचारी बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी उसे परख रहा था कि ये क्या कर सकती है, पर वो तो बड़ी बेवकूफ़ निकली, कहकर विनय आनंद फिर हंस पड़े, जिसे देखकर विजय आनंद बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं मानता कि वो लड़की बेवकूफ़ हो सकती। परिस्थितियाँ और हालात कभी कभी इंसान को बेवकूफ़ बनने पर विवश कर देते हैं। अरे 6 बज गए, इसका ने सुबह जल्दी उठाने को कहा था, कहकर सुनंदा जी इसका को जगाने लगी। उठो बेटा, 6 बज गए हैं, ऑफिस जाना है। पर उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है, कहकर इसका फिर से सो गई। तो सुनंदा जी ने उसे फिर जगाया कि ऑफिस नहीं, कॉलेज बेटा, अभी थोड़ा और सो लेने दो माँ, 7 बजे का अलार्म लगा दो, मैं खुद उठ जाऊंगी, कहकर इसका फिर से सो गई। सुनंदा जी भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। देखा तो थोड़ी देर बाद इसका भी आ गई और जल्दी जल्दी तैयार होकर बगैर नाश्ता किए, देर हो रही है माँ, कहकर कॉलेज के लिए निकल गई। अगले दिन विनय आनंद ऑफिस आए तो कैमरे में कैद उस लड़की की गतिविधियों को देख रहे थे और बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रहे थे। कल तो उन्होंने शायद उसे ठीक से देखा भी नहीं था, किंतु आज जब उन्होंने स्क्रीन पर उसे कई बार देखा तो उनके मुंह से यही निकला कि सूरत तो अच्छी है, बस इसका थोड़ा सा मेकओवर करने की ज़रूरत है। फिर उनके दिमाग में बार बार अपने पापा द्वारा कहे गए शब्द भी गूंज रहे थे कि परिस्थितियाँ और हालात इंसान को कभी कभी बेवकूफ़ बनने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो हो सकता है कि कल को ये लड़की भी परिस्थितियाँ अच्छी होने से कुछ अच्छा कर जाए। अब इसकी परिस्थिति में मैं बदलूंगा, कहकर विनय आनंद ने उसका रिज्यूम निकलवाया और अपने सेक्रेटरी को उसके दिए गए नंबर पर कॉल करके अगले दिन मिलने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने जब फ़ोन किया तो सुनंदा जी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई कि हेलो, क्या मैं इसका जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? सुनंदा जी ने पूछा। जी, मैं आनंद इंडस्ट्रीज से विनय आनंद जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी वो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। आप जो भी बताना है मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। जब सुनंदा जी ने कहा तब सेक्रेटरी ने कहा कि उनको बता दीजिएगा कि कल ऑफिस आना है इंटरव्यू के लिए, विनय सर ने बुलाया। ठीक है, कहकर सुनंदा जी ने फ़ोन रख दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब ईस्का आई तो वो बोली, आज तुम्हारे लिए 2 खुशखबरी है, सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। एक तो तुम्हारी फेवरेट डिश है और दूसरी तुम खुद गेस करो, कहकर सुनंदा जी ने गेंद ईस्का की तरफ उछाल दी। घर में जो खुशबू फैली है वो बता रही है कि आज मेरे फेवरेट छोले भटूरे बने हैं, और दूसरी का मुझे कुछ पता नहीं, आप खुद ही बता दो ना माँ, कहकर ईस्का एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर खाती हुई बोली। अच्छा, तो आज छोले भटूरे देखकर बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ कि चलो माँ को भी पूछ लिया जाए। जब सुनंदा जी ने कहा तो ईस्का ने कहा कि वो तो आप जानती ही हैं माँ कि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, चलो अब दूसरी खुशखबरी बताओ क्या है? जब सुनंदा जी ने फिर कहा तो ईस्का बोली, अब पहेलियाँ मत बुझाओ माँ, बता भी दो। ठीक है, बताती हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद कर। अच्छा ठीक है माँ, कहकर ईस्का ने अपनी आंखें बंद कर ली तो सुनंदा जी ने कहा कि दूसरी खुशखबरी ये है कि कल तुझे आनंद इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच माँ, कहकर ईस्का अपनी माँ के गले लग गई। अच्छा, अब बस भी कर, जा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर कल के लिए तैयारी कर लेना। ठीक है माँ, कहकर ईस्का कमरे में चली गई, लेकिन उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ईस्का आज रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ गई थी। मेट्रो जो पकड़नी थी उसे, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी उसे याद आया कि पिछले साल होली पर उसके मामा ने जो ड्रेस दिलवाई थी वो भी तो पहन सकती है वो, फिर क्यों ना पहने, उसको तो अभी एक बार भी नहीं पहना है। फिर वहाँ तो सभी लड़कियों ने उसी टाइप की ड्रेस पहन रखी थी। यही सोचकर ईस्का ने वो ड्रेस निकाली और अपने ऊपर लगाकर अपने आप को जब आईने में निहारा तो आईने ने जैसे उससे कहा कि सोचती क्या है, पहन ले। तो ईस्का ने अब दोबारा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। तैयार होकर जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो ड्रेस उस पर काफ़ी फब रही थी। ब्लैक डेनिम पैंट और लाइट ब्लू टॉप में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी।
तभी सुनंदा जी भी आ गई उसके लिए नाश्ता लेकर और ईशका को देखकर बोली, तुम इस ड्रेस में आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल ऑफिस गर्ल। पता है तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक दिन हमारी बिटिया ऑफिस जाएगी, बिल्कुल मेम साहब बन के, देख लेना सुनंदा। फिर वो बोली, अच्छा लो गुड़ और दही खा लो, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, अब जल्दी से निकल जाओ। जी माँ, कहकर इसका अपने घर से बाहर निकल गई। सुनंदा जी उसे तब तक निहारती रही जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ठीक 10 बजे इसका आनंद इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी। उस दिन की अपेक्षा आज ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी। कुछ लोग इधर उधर चहलकदमी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इसका को आज कुछ पूछना नहीं पड़ा, वो सीधे आज आनंद के केबिन के सामने वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी आया और इसका से बोला, मैम सर ने आपको अंदर बुलाया है। जी ठीक है, कहकर इसका विनय आनंद के केबिन के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर, प्लीज़ कम इन। जैसे ही विनय आनंद ने कहा, इसका अंदर चली गई और जाकर खड़ी हो गई तो विनय आनंद ने कहा, प्लीज़ सीट। थैंक यू सर, कहकर इसका सबका अभिवादन करके बैठ गई। उस समय वहाँ पर कई लोग उपस्थित थे, जिनमें विजय आनंद भी थे, जिन्हें देखकर इसका पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो इसका बैठ गई और अपने अंदर के भय को दूर करने का प्रयास करने लगी। फिर जैसे ही विनय आनंद ने कहा कि मिस इसका, क्या आप तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, तो इसका ने कहा, यस सर। उसके बाद सभी ने बारी बारी से उससे कई सवाल पूछे, जिनमें कुछ सवालों को छोड़कर इसका ने सभी के सधे हुए और संतुलित उत्तर दिए, जिससे सभी लोग संतुष्ट नजर आए। उसके बाद विजय आनंद ने इसका से कहा कि अब तुम घर जा सकती हो, तो इसका सभी का धन्यवाद करते हुए बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने सबसे पहले पानी पिया। देखते ही देखते इसका पूरा एक बोतल पानी पी गई और फिर वहीं बैठ गई। तभी एक कर्मचारी आकर बोला, मैम चलिए आपको स्टेशन तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर इसका अपना बैग उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी विजय आनंद भी बाहर आए और बोले, जाओ बेटा, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तुम एक बहुत खुददार लड़की हो, परंतु हमारी इंडस्ट्री सभी लड़कियों को ये सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं टालूंगी मैं, कहकर इसका ने विजय आनंद का चरण स्पर्श किया तो विजय आनंद ने कहा, खुश रहो। फिर वो बोले कि मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द तुम मेरी इंडस्ट्रीज ज्वाइन करोगी और इसे एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाओगी। थैंक यू सर, कहकर इसका कैब में आकर बैठ गई। देखा तो वही कैब ड्राइवर था जो उसे परसों रात में छोड़ने आया था। तो इसका ने उससे लगे हाथ पूछ ही लिया कि भैया आप ही ने तो मुझे परसों छोड़ा था। तो कैब ड्राइवर ने कहा कि याद नहीं है मैडम, दिन रात इतने लोगों को छोड़ता हूँ, अब किस किस का चेहरा याद रखूँ। ओके बाबा, आइंदा नहीं पूछूंगी, गलती हो गई जो पूछ लिया, कहती हुई इसका अंदर चली गई। विनय आनंद घर आने के बाद इसका के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर ना चाहने के बावजूद भी मैं इसका के लिए इतना क्यों फिक्रमंद रहने लगा हूँ। क्या इसका मुझे अच्छी लगने लगी है? यदि हाँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में आ सकती है जो पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। लेकिन अगले ही पल वो चीखने लगे कि नहीं, कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, मुझे इश्क नहीं हो सकता, मैं इस भयानक बीमारी को फिर से अपने गले से नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो जाए। फिर उनकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया, जो ना जाने कब से अपनी बहू के आने का सपना सजोए बैठी हुई थी। हालांकि उनके पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब वह अपने पड़ोसियों को अपने नाती पोतों के साथ बैठकर खेलते हुए देखते थे तो देखकर उनकी भी इच्छा बलवती हो उठती थी। किंतु विनय आनंद की जिद के आगे विजय आनंद और रश्मि आनंद ने हार मान ली थी, क्योंकि विनय आनंद ने जिंदगी में कभी भी शादी ना करने की कसम खा रखी थी। किंतु विनय आनंद आज सोचने पर मजबूर थे कि अगर उन्हें एक लड़की ने धोखा दे दिया तो ज़रूरी तो नहीं कि संसार की हर एक लड़की वैसी ही हो। यही सब सोचते सोचते विनय आनंद दिशा के बारे में भी सोचने लगे कि कैसे दिशा मेरी ज़िंदगी में हवा के एक झोंके की भांति आई थी, जिसे देखते ही मुझे लगा कि हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरी हमसफ़र जिसकी मुझे तलाश थी। दिशा से मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी के दौरान करवाई थी,
जहाँ दिशा को देखते ही मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। धीरे धीरे मैं उसकी मत भरी आंखों में डूबता गया, उसके गेसों में उलझता गया, उसके बाहू पास में आबुद्ध होता गया। परंतु एक दिन जो मैंने देखा तो मुझे जैसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। दिशा मेरे उसी दोस्त के साथ प्यार की पेंगे बढ़ा रही थी और नशे में कह रही थी कि जानते हो अजीत, तुम्हारा वो दोस्त विनय भले ही इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक है, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। तुम्हारी जैसे बात उसमें कहाँ। कहकर दिशा ने अपने होठों को अजीत के होठों पर रख दिया और बोली, डार्लिंग चलो अंदर चलते हैं, तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ओके जानू। कहता हुआ अजीत भी दिशा की कमर में एक हाथ डालकर और एक हाथ दिशा के कंधे पर रखकर अंदर चला गया। मैं, विनय, उन दोनों को ये अश्लील हरकत करते हुए देखकर खून का घूंट पीकर रह गया। मेरे जी में आया कि अभी इस वक्त इन दोनों का खून कर दूं, फिर ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति ने मेरे बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी हैं और इतने दिन से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। खैर, उस घटना ने मुझे दुखी तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। दिशा आई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु मैंने उसकी एक नहीं सुनी। सुनता भी कैसे, उसने विश्वास तो तोड़ा था मेरा, वो विश्वास जो अपने से ज़्यादा किया था मैंने उस पे, और बदले में सिर्फ प्यार की चाहिए था मुझे, लेकिन उसने तो मेरे विश्वास का ही खून कर दिया। फिर निकाल फेंका मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, उसी तरह से जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया था। और फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो मेरी भावनाओं को क्षति पहुंचाएगी, आर्थिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर आज ना जाने क्यों भावनाएं फिर से प्रबल हो उठी हैं। घर आकर इसका विनय आनंद के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर किस तरह के इंसान हैं विनय आनंद जी, विजय आनंद जी, और उनमें कितना फ़र्क है। दोनों नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से कितने अलग हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। इसका ये सोच ही रही थी कि तभी सुनंदा जी ट्रे में 2 कप चाय और कुछ नमकीन लेकर आ गई और इसका से बोली, लो बेटा चाय पियो और ये बताओ कैसा गुजरा आज का दिन। बहुत अच्छा रहा माँ, पर कहकर इसका रुक गई तो सुनंदा जी बोली, पर क्या बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी कोई भी बात बेझिझक कह सकती हो। शायद तुम्हारी समस्या का मैं कोई उचित समाधान निकाल सकूं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर प्यार से झूलते हुए इसका बोली, माँ हूँ तेरी, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, चल अब बता भी दे। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई तो इसका बोली, माँ ये विनय आनंद जी जो हैं, इनका व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये इंसान मुझे पूरा पागल लगने लगता है। अगर मुझे वो जॉब मिल भी जाती तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। देखो बेटा, हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। फिर तो अभी उस इंसान को जानते ही कितना है, 2 ही तो दिन हुए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए। पर माँ, विजय आनंद जी को तो देखते ही मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर मैं यहाँ कैसे गलत हो सकती हूँ। देखो बेटा, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया है, यहाँ तक कि एक माँ की 2 संतानें भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं, और फिर ये तो 2 माँओं की संतानें हैं जिनके पालन पोषण का ढंग अलग अलग रहा होगा, फिर इनमें भला समानता कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ आदतें या गुण जरूर मिल सकते हैं। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई तो इसका बोली, सच माँ, आप तो बहुत अच्छी फिलासफर हो, कहाँ से सीखा इतना सब कुछ। हर बात को आप इतने अच्छे से समझाती हैं कि ना समझने की तो कतई गुंजाइश ही नहीं होती। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी थोड़ी देर के लिए अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई, जब वो कॉलेज के प्रांगण में विजय की बाहों में बाहें डालकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजो रही थी। विजय एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही साधारण युवक था, जो पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही साथ बहुत ही शांत और मृदुल प्रकृति का था। कद यही कोई 5 फुट 11 इंच, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, नाक थोड़ी मोटी पर चौड़ा माथा, सब मिलाकर चेहरे पर हमेशा एक मोहक मुस्कान लिए हर दिल अजीज था। कॉलेज में
किसी से उसका कभी कोई विवाद नहीं होता था। यही वजह थी कि सुनंदा विजय की तरफ आकर्षित हो गई थी और विजय भी तो सुनंदा के साधारण नए नक्श पर मर मिटा था और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। पर इनके प्यार की भनक धीरे धीरे एक दिन सुनंदा के घर वालों को भी लग गई और फिर उस दिन सुनंदा के दादाजी ने तुगलकी फरमान ने तो सुनंदा की ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसकी सुनंदा ने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। ठीक 4 दिन बाद सुनंदा की शेखर के साथ शादी हो गई और बुझे मन से सुनंदा शेखर की दुल्हन बन शेखर के घर चली आई। खाते पीते घर का लड़का था शेखर। ऐसे तो कोई ऐब नहीं था उसमें, पर एक ऐब था, दोस्तों के बहकावे में आकर कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। इसलिए शेखर के माता पिता ने उसे दिल्ली भेज दिया, जिससे उसका ये ऐब छुपा रहे, वरना उसकी शादी में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि शराब की लत ऐसी होती है कि जो इतनी आसानी से नहीं छूटती, कभी कभी तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। शेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके खर्चे कम पड़ने लगे तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब तो सुनंदा भी आ चुकी थी उसकी ज़िंदगी में, जिससे कुछ दिन तो उसकी ये लत छुपी रही, किंतु धीरे धीरे सुनंदा को भी शेखर की इस आदत के बारे में पता चल चुका था। परंतु वो भी क्या करती, इस बीच वो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, शेखर को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से उसके साथ परिस्थितियाँ भी कुछ और थीं। और फिर एक दिन अचानक शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से सड़क हादसे में हुई शेखर की मृत्यु ने तो जैसे उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। परंतु किसी तरह से संभाला उसने अपने आप को, अपनी बेटी इश्का के लिए, और आज भी उसी के लिए जी रही थी। वैसे जान भी तो इतनी आसानी से नहीं निकलती किसी के जाने के बाद, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कोई ना कोई बंधन हमें बांधे रहता है इस संसार में जीने के लिए। सुबह के 7 बज रहे थे। इसका नींद में ही अपने आने वाले भविष्य के सपने सजो रही थी। तभी उसे लगा कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही है, लेकिन आलसवश उसने देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी सुनंदा जी स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर बाहर आई। इसका को जगाते हुए बोली, बेटा कब से तेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा है और तू है कि घोड़े बेच कर सो रही है। ला ये फ़ोन मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास रखूँगी। कम से कम कोई ज़रूरी कॉल होगा तो उठा लूँगी। पता है मैंने तुझे ये फ़ोन अपने कान की बालियाँ और अपना मोबाइल बेचकर इसलिए नहीं ख़रीदा था कि तू कोई ज़रूरी कॉल देखकर अनसुना कर दे। वो तो मैंने इसलिए ख़रीदा था कि जब तू घर से बाहर जाती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, वरना तू तो जानती है कि ये घर कितनी मुश्किल से चलता है। सुनंदा जी बोले जा रही थी, लेकिन इसका तो गहरी नींद में सो रही थी। उसके ऊपर सुनंदा जी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ठंडे पानी की कुछ बूंदें ने उसे नींद में जगा दिया और फिर वो अपने गालों को छूती हुई बोली, लगता है फिर बारिश शुरू हो गई है। जॉब लगते ही सबसे पहले मैं ये छत सही करवाऊंगी। इसका के इतना कहते ही सुनंदा जी बोली, छत तो तब सही करवाएगी जब तुझे जॉब मिलेगी। पता है उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो तू तो करने से रही। पता है तेरा अलार्म कब से बज रहा है, मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, लेकिन तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनंदा जी की बात सुनकर इसका बोली, तू उठा देती माँ। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे उठाया नहीं? कब से उठा रही हूँ तुझे, लेकिन तू उठे तब ना। और हाँ, कोई बारिश नहीं हो रही है, वो तो मैंने परेशान होकर तेरे ऊपर पानी के छींटे मारे थे। अच्छा तो ये आपकी शरारत थी। मैं भी कहूँ कि इस मौसम में बारिश। अच्छा मोबाइल फ़ोन दीजिए, देखो तो सही कि किसका कॉल था। ये लो, सुनंदा जी ने इसका को मोबाइल देते हुए कहा। इसका ने मोबाइल फ़ोन खोल कर देखा तो विजय आनंद की मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सर का इस वक्त फ़ोन ज़रूर कुछ बताने के लिए किया होगा। हे भगवान, सर ना जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कहकर इसका परेशान हो रही थी। तो सुनंदा जी ने कहा कि एक बार तुम ही कॉल करके देख लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, एक काम कीजिए, आप ही फ़ोन करके कुछ बता दीजिए। जब इसका ने कहा तो सुनंदा जी ने कहा कि मैं भला क्या बताऊंगी, कुछ भी बता दीजिए माँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूँगी, कहकर इसका ने मोबाइल फ़ोन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। सुनंदा जी ने तो फ़ोन ले लिया, किंतु आज कई सालों बाद किसी अजनबी से बात करने में उन्हें भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए उन्होंने कॉल किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो
जी बताइए। नमस्ते सर, मैं इसका की माँ बोल रही हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था। नमस्ते। अरे हाँ, याद आया, मैंने ही फ़ोन किया था, पर किस लिए किया था याद नहीं है। लेकिन इसका कहाँ है, उससे बात कराइए मेरी। सर, इसका अभी नहा रही है। मुझे लगा कि कोई ज़रूरी कॉल है, इसलिए मैंने मिलाया। हाँ ज़रूरी तो है, पर मैं इसका को ही बताना चाहता हूँ। वो निकल आए तो बोल दीजिए मुझे कॉल करे, कहकर विजय आनंद फ़ोन रखने ही वाले थे कि तब तक इसका आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं इसका बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आप बताइए आप कैसे हैं? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये बताओ, कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो तुम? कौन सी कंपनी सर? विजय आनंद की बात सुनकर इसका ने पूछा। तो क्या विनय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ठीक है, मैं अभी बात करके देखता हूँ, कहकर विजय आनंद ने फ़ोन रख दिया। विजय आनंद जी से बात करने के बाद सुनंदा जी कुछ परेशान लग रही थी। उन्हें विजय आनंद जी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऊपर से नाम भी तो वही था, पर नाम के आगे आनंद नहीं जुड़ा हुआ था। नहीं, वो विजय नहीं हो सकता। कहाँ एक साधारण फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला विजय और कहाँ आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक विजय आनंद जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुनंदा, क्या नहीं हो सकता माँ? सुनंदा जी को इस तरह से अपने आप से बोलते हुए देखकर इसका ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अच्छा तू बता, आनंद इंडस्ट्रीज़ से फिर से कोई कॉल आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया माँ, 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं और ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, वैसे 1-2 दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तू एक काम करना, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, कर लेना। तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी देर आराम कर लेने से ठीक हो जाएगा। उठिए माँ, आप आराम से लेटिए, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप हैं कि दिन रात ना जाने क्या सोचती रहती हैं। अच्छा आप चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर इसका कमरे से बाहर निकल आई। ये तुम नहीं समझोगी बेटा कि कैसे तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे मामा जी हम दोनों का खर्च उठा रहे हैं, और इसके लिए भाभी से ना जाने उन्हें कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। आखिर उनकी भी तो फैमिली है, लेकिन वे दादाजी से किए गए वादे को अब तक पूरा कर रहे हैं। जाते जाते दादाजी ने उनसे यही कहा था कि बेटा, सुनंदा की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, तुम इसका ख्याल रखना। इधर इसका से बात करने के बाद विनय आनंद का इंतजार कर रहे थे और सुबह से 5-6 कप चाय पी चुके थे। ठीक 9 बजे विनय आनंद तैयार होकर नीचे आकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी विजय आनंद ने कहा, बेटा तो तुमने क्या सोचा उस लड़की के बारे में? लड़की? कौन सी लड़की पापा? अरे वही जिसका कल इंटरव्यू था। कल तो कई इंटरव्यू थे पापा, आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? हाँ मुझे भी पता है कि कल कई इंटरव्यू थे, लेकिन मैं तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा करते हैं कि शर्मा जी को ही रहने देते हैं। आखिर इतने सालों से वो काम जो कर रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ तो हम शर्मा जी को कहाँ निकाल रहे हैं, उन्हें हम प्रमोशन देकर कहीं और शिफ्ट देंगे, लेकिन हमें एक सेक्रेटरी की नियुक्ति तो करनी ही करनी है, कहकर विनय आनंद के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा पापा चलता हूँ, बाकी मेंबर से बात करके आपको बताता हूँ। वैसे आपकी क्या राय है? इसका इज़ बेस्ट। और ये बात मैं इसका की क्वालिफ़िकेशन देखकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो गुण है वो औरों से अलग है, कहकर विजय आनंद चुप हो गए। ठीक है पापा, मैं ऑफिस पहुंचकर आपको फ़ोन करता हूं, कहकर विनय आनंद बाहर निकल आए। ऑफिस पहुंचकर विनय आनंद इसका के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक मेंबर ने आकर उनका ध्यान ये कहते हुए भंग कर दिया कि क्या सोच रहे हैं मिस्टर विनय? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि कल सेक्रेटरी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उस बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर विनोद? जी वैसे तो मेरी नज़र में कई कैंडिडेट हैं, किंतु इसका इज़ बेस्ट। मिस्टर विनोद की राय जानने के बाद विनय आनंद ने 1-2 और मेंबर की राय ली तो सबने यही एडवाइस दी कि इसका इज़ बेस्ट।
अब विनय आनंद के पास इसका को सिलेक्ट ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इसलिए विनय आनंद ने अपनी कंपनी के सेक्रेटरी को इसका को फ़ोन करके सूचना देने के लिए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। इसका अपनी माँ सुनंदा जी के पास लेटी हुई बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो इसका ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कॉल फिर दोबारा आई तो इसका ने कॉल रिसीव करके हेलो कहा। यस, पर आप कौन बोल रहे हैं? इसका ने प्रश्न किया। जी, मैं आनंद इंडस्ट्रीज से विनय आनंद जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आपको एक मैसेज देना है। जी बताइए, कहकर इसका उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। मैम, आपको कल से आनंद इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है बतौर पर्सनल सेक्रेटरी विनय आनंद। वैसे आपको मेल कर दिया गया है जो आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा, किंतु सर का ऑर्डर था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं। थैंक यू सो मच सर, कहकर इसका ने सेक्रेटरी को धन्यवाद दिया। वेलकम मैम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरी जगह ले रही हैं। तब तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं मैम, नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा। हो सकता है मुझे कहीं और प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आनंद इंडस्ट्रीज़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर बहुत पंक्चुअल हैं। उन्हें लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप ऑफिस टाइम से आ जाइएगा। मेनी थैंक्स सर कि आपने मुझे इतनी जानकारी दी, वरना यहाँ तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। मैम, ये गुण भी मैंने यहीं से सीखा है। खैर, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच सर, गुड बाय, कहकर इसका ने फ़ोन रख दिया। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर सुनंदा जी भी जाग चुकी थी और इसका के फ़ोन रखते ही बोली, आनंद इंडस्ट्रीज से फ़ोन था? हाँ माँ। क्या कहा उन लोगों ने? कल मुझे ऑफिस बुलाया गया है माँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे विनय आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। किंतु इसमें डरने वाली कौन सी बात है? विनय आनंद आज की पीढ़ी के नवयुवक हैं और तुम भी आज के प्रगतिशील विचारों वाली नवयुवती हो। दोनों की सोच में कुछ तो समानता होगी ही। हाँ, सामंजस्य स्थापित करने में कुछ समय जरूर लग सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। अपनी बारी में थोड़ी मृदुलता लानी होगी। बस माँ, अब रहने भी दीजिए। आगे आप यही कहेंगे कि नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी हंस पड़ी और बोली, जब तू सब जानती है तो मुझे परेशान क्यों करती है? मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा रुक, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ, कहकर उठने को तैयार हुई तो इसका ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि अच्छा, अब आप चुपचाप यहीं बैठे रहिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। इसका की बात आज सुनंदा जी टाल ना सकी और चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहीं। थोड़ी देर बाद इसका एक ट्रे में 2 गिलास पानी और 2 कटोरियों में कुछ लेकर आई और सुनंदा जी से बोली, देखिए माँ, मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है। अब जल्दी से उठकर बताइए कि कैसा बना है। क्या लाई है बेटा? देखो तो सही, कहकर सुनंदा जी ने एक कटोरी उठा ली और उसको बहुत गौर से देखने लगी। थोड़ी देर तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इसका का दिल रखने के लिए उन्होंने पहले इसका का मुंह मीठा कराया, फिर अपने मुंह में एक चम्मच डालकर बोली, वाह क्या हलवा बनाया है बेटा, सच मज़ा आ गया खाकर। रहने भी दीजिए माँ, मुझे पता है अच्छा नहीं बना है, ऊपर से चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया है और आप है कि झूठी तारीफ किए जा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तूने कोशिश तो की मेरे लिए, यही बहुत है, कहकर इसका को अपने सीने से लगा लिया। इसका भी थोड़ी देर तक एक छोटे बच्चे के समान अपनी माँ की गोद से चिपकी रही और जब सुनंदा जी सो गई तो उठकर बाहर आ गई और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर देखने लगी। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, सोवर और सिंपल लगेगा। कलर देखा है, इसका बिल्कुल उतर गया है। इसका ने मन ही मन अपने आप से कहा, अच्छा ये वाला पहन लूँगी, बिल्कुल मॉडर्न लगूँगी, जैसा कि आजकल काम पर जाने वाली लड़कियाँ पहनती हैं। पर इस ड्रेस की मैचिंग कोई सैंडल नहीं है मेरे पास और बगैर उसके पूरी ड्रेस ही ख़राब लगेगी, कहते हुए इसका ने वो ड्रेस भी दूसरी तरफ रख दी। थोड़ी ही देर में वहाँ कपड़ों का ढेर लग चुका था, लेकिन इसका की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगी। तभी उसके दिमाग में उसी क्षण आया कि एक बार माँ की अलमारी में देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। ये सोचकर इसका ने अपनी माँ की अलमारी अभी खोली ही थी कि तब तक सुनंदा जी आ गई और बोली, क्या ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ,
बस ऐसे ही देख रही थी कि शायद आपके पास कुछ यूनिक सा दिख जाए। मेरे पास और यूनिक? पागल तो नहीं हो गई है? तुझे तो पता ही है, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने ये सब पहनना छोड़ दिया था। अब तो मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही मिलेंगी तुझे, कहकर सुनंदा जी चुप हो गई। तभी इसका ने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी निकाली जिस पे गोल्डन कलर का बॉर्डर था और सुनंदा जी से बोली, माँ ये साड़ी कैसी रहेगी? अच्छा तो तू अब साड़ी पहनेगी, कहकर सुनंदा जी जोर से हंस दी। आप हंस क्यों रही हैं माँ? मैं अब आपकी वो छोटी वाली गुड़िया नहीं रही जो आपकी उंगली पकड़कर चला करती थी। पता है कि तू कितनी बड़ी हो गई है, ठीक से चलना अभी आता नहीं है, फिर तू साड़ी बांध कर कैसे चलेगी? कहकर सुनंदा जी ने इसका की फिर एक चुटकी ली। माँ अब तो मैं साड़ी ही पहन कर जाऊँगी, लेकिन मुझे आप तैयार करेंगी। वैसे आपको तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। ठीक है बाबा, मैं कर दूँगी, लेकिन इसकी जगह तू कोई और साड़ी पहन ले। इस साड़ी में क्या खराबी है माँ? नहीं, खराबी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो तुम पहन सकती हो। ओके माँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहकर इसका अपने रूम में चली गई। और सुनंदा जी फिर से पुरानी स्मृतियों में उन्हें याद आने लगा कि वो पल जब साड़ी की दुकान में डमी के ऊपर सजी इस साड़ी को सुनंदा को एकटक निहारते हुए देखकर अपने सेविंग के पैसों से विजय ने दिलवाई थी और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए कही थी। लेकिन सुनंदा की ज़िंदगी में तब तक वो भूचाल आ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और फिर उसके बाद उस साड़ी को उसने वैसे ही सहेज कर रख दिया। अगले दिन इसका को सुनंदा ने अपने हाथों से तैयार किया। ऊपर से वो नीली साड़ी इसका के ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसका अपने आप को आईने में देखकर मुग्ध हो मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। तभी सुनंदा जी ने कैब के आने की सूचना दी और इसका को जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहा। आती हूँ माँ, कहकर इसका ने अपने आप को एक बार फिर से आईने में निहारा, पर्स और कुछ ज़रूरी कागजात उठाया और जल्दी से नीचे आ गई। तभी सुनंदा जी ने इसका को अक्षत और रोली का टीका लगाया तथा दही और गुड़ खिलाकर ऑफिस के लिए विदा किया। इसका को भेजते वक्त आज सुनंदा जी की आंखें फिर छलछला उठी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो आज उसे अपने घर से विदा कर रही हूँ। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो दूध वाला था। उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लेकिन भावनाएं कहाँ नियंत्रित होती हैं इतनी जल्दी। एक बार उमड़ आती है तो अपने साथ साथ आंसुओं का ऐसा सैलाब लेकर आती है कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका आज समय से पहले ही आनंद इंडस्ट्रीज़ पहुंच गई थी और विनय आनंद जी भी आज बहुत जल्दी में थे, इसलिए बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। ठीक 10 बजे वो अपने केबिन में थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी नई सेक्रेटरी के बारे में पूछा। तभी एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी कि सर, इसका मैडम लगभग आधा घंटे से आपका वेट कर रही हैं, उन्हें अंदर भेज दूँ? हाँ भेज दो, कहकर विनय आनंद कुछ फाइलें देखने लगे। तभी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मधुर आवाज़ ने कहा, मे आई कम इन सर? यस कम इन, विनय आनंद ने जैसे ही कहा इसका अंदर चली गई और थोड़ी देर तक खड़ी रही। विनय आनंद ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। वो इसका को देखते ही रह गए। वैसे ही इसका आज बड़ी प्यारी लग रही थी। एक तो उसने साड़ी पहनी थी, फिर उसके ऊपर थोड़े से मेकअप से उसका रूप और खिल गया था जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। फिर विनय आनंद भी तो एक आम इंसान ही थे जो उसके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हुए बिना ही नहीं रह सकते। तभी उनके पुराने सेक्रेटरी ने आकर दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? यस कमिंग, विनय आनंद ने कहा। तभी उनकी नज़र इसका पर पड़ी जो अभी तक खड़ी थी, जिसे देखते ही विनय आनंद ने कहा, इसका जी आप अभी तक खड़ी हैं, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर, कहकर इसका बैठ गई तो विनय आनंद ने अपने पुराने सेक्रेटरी से कहा कि मिस्टर रोहित, आप इसका मैम को काम समझा दीजिए। जी सर, कहकर रोहित इसका को काम समझाने लगा। थोड़ी ही देर में इसका ने अपने काम को बखूबी समझ लिया तो रोहित ने विनय आनंद से कहा कि मैंने इसका जी को सारा काम समझा दिया है, उम्मीद है कि यह आपके साथ बहुत बेहतर काम करेंगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर रोहित, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पता है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ को आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। मैं? सर? हाँ मिस्टर रोहित, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ।
आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन के साथ काम करेंगे। पर सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा मिस्टर रोहित, अब आप जा सकते हैं। जी सर, कहकर मिस्टर रोहित बाहर निकल गए तो विनय आनंद ईस्का से मुखातिब होते हुए बोले, मिस ईस्का, आज आपका पहला दिन है, इसलिए काम को अच्छी तरह से समझकर कीजिएगा। ओके सर, कहकर ईस्का अपने काम में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद विनय आनंद ने देखा तो ईस्का अपने काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसकी 2 कप चाय रखे रखे ठंडी हो गई थी, लेकिन ईस्का ने उसे पिया नहीं था। तब मिस्टर विनय आनंद ने 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। लगभग थोड़ी देर में एक चपरासी 2 कप कॉफ़ी लाकर दे गया तो 1 कप कॉफ़ी विनय आनंद ने ईस्का की टेबल पर रखने के लिए कहा। चपरासी इस बार भी कॉफ़ी ईस्का की टेबल पर रखकर चला गया, किंतु इस बार भी जब ईस्का ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो विनय आनंद ने कहा, ईस्का मैडम, पहले कॉफ़ी पी लीजिए, फिर काम कीजिएगा। तो ईस्का ने कहा कि जी सर। आपने कुछ कहा? हाँ मैम, आप तो काम में इतनी मशगूल हैं कि आपको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। आपकी 2 चाय ठंडी हो गई है, अब कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, तो मैंने कहा कि कॉफ़ी पी लीजिए। ऐसा भी काम क्या, काम तो होता रहेगा। जी सर, कहकर इसका डरते डरते कॉफ़ी का घूंट भरने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर विनय आनंद ने कहा कि इसका जी घबराए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और हम लोगों को साथ काम करना है। जी सर, कहकर इसका फिर अपना काम करने लगी। तभी विजय आनंद जी भी आ गए और विनय आनंद से बोले कि बेटा, कैसी लगी आपको हमारी नई सेक्रेटरी? अच्छी है पापा, अपने काम के प्रति इतनी वफादार है कि इन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती है। ये देखिए, 2 चाय रखे रखे ठंडी हो गई और कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती अगर मैं नहीं बताता तो। हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा। फिर आज तो इनका पहला दिन था, जो डर और घबराहट भी रही होगी। फिर वो ईस्का से बोले, वैसे बेटा, तुम्हें मेरे यहाँ रहते किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जी सर, कहकर ईस्का फिर अपना काम करने लगी। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और विनय आनंद के चेहरे पर भी संतोष साफ साफ झलक रहा था, जिसे विजय आनंद ने पढ़ लिया था और पढ़कर मन ही मन खुश हो रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। इसका आज काफ़ी प्रसन्न लग रही थी। तभी सुनंदा जी भी आ गई और बोली, बेटा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ, और पता है आपको कि विनय आनंद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो फिजूल में ही परेशान हो रही थी। आपने ठीक ही कहा था कि किसी को जाने बगैर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। चलो अच्छा है, मैं तो नाहा कि तुझे लेकर बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा गुजरा होगा तेरा दिन। अच्छा चल, अब जल्दी से सो जा, कल फिर ऑफिस जाना है, कहकर सुनंदा जी ने लाइट बंद कर दी। किंतु ईस्का की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने अब भी तैर रहे थे, जब उसके पास अपना खुद का गाड़ी और बंगला होगा। ये सब सोचते सोचते ईस्का कब सो गई उसे जान ही नहीं पाई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आंख खुली तो आज की सुबह उसे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरब से लालिमा बिखेरते हुए सूर्य देवता भी उदित हो गए थे, जिनको ईस्का अपनी खुली आंखों से प्रसन्न होकर निहार रही थी। थोड़ी देर बाद ईस्का अंदर आ गई, फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तब तक सुनंदा जी भी आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद ईस्का तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विनय आनंद भी ऑफिस आ चुके थे। उन्होंने नोटिस किया कि कल की अपेक्षा इसका आज काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है, तो उन्होंने भी मौका देकर इसका को फाइल लेकर अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद इसका फाइल लेकर विनय आनंद के पास आ गई तो विनय आनंद ने जानबूझकर फाइल गिरा दी। इसका उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि विनय आनंद खुद झुककर उठाने लगी, जिसे देखकर इसका पीछे हट गई। इसका को पीछे हटते देखकर विनय आनंद समझ चुके थे कि इसका बाकी लड़कियों से अलग है। फिर धीरे धीरे ईस्का के प्रति वो आकर्षित होते चले गए। फिर एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात ईस्का से कह दी कि ईस्का जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर ईस्का सहम गई। वो उस समय विनय आनंद की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और उठकर वहाँ से चली गई। ईस्का के जाने के बाद विनय आनंद सोच में पड़ गए कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ना जाने ईस्का जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फिर उनका भी किसी काम में मन नहीं लगा और वो भी घर चले गए। घर पहुंचकर विनय आनंद अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। किसी से कोई बात नहीं की और रात में खाने पर भी नहीं आए। विनय आनंद जब खाने पर नहीं आए तो विजय आनंद एवं रश्मि आनंद दोनों को बहुत चिंता हुई। फिर दोनों विनय आनंद के कमरे में गए और जाकर बोला, बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
हाँ माँ पापा, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था, कुछ बोलने बात करने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं आया। तो ऊपर खाना मंगवा दे रही हूँ बेटा, लेकिन कुछ तो थोड़ा खा ले। जब रश्मि आनंद ने कहा तो विनय आनंद ने कहा कि नहीं माँ, इस समय बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर होता तो ज़रूर खा लेता। अच्छा ठीक है, आराम कर। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा काम मत कर, कुछ अपने लिए भी समय निकाल, किंतु तू है कि सुनता ही नहीं है। अच्छा मैं दवा लेकर आती हूँ, खाकर चुपचाप सो जा, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, कहकर रश्मि आनंद नीचे दवा लेने चली गई और थोड़ी ही देर में दवा और थोड़ा खाना लेकर ऊपर आ गई। लेकिन विनय आनंद ने मुश्किल से मुंह में एक कौर डाला होगा और दवा खाकर मुंह ढककर सो गए। विनय आनंद को इस तरह से देखकर विजय आनंद समझ गए कि बात कुछ और है। फिर उन्होंने ईस्का को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर ईस्का का फ़ोन बंद था। इसके बाद उन्होंने ऑफिस के कर्मचारी से कुछ पूछा और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर आकर ईस्का भी कुछ गुमसुम सी लग रही थी और थोड़ी देर बाद सर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। सुनंदा जी ने आज से पहले ईस्का को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो समझ चुकी थी कि बात कुछ और है, इसलिए उस समय उन्होंने ईस्का को सोने दिया। रात के करीब 10 बजे जब सुनंदा जी ईस्का के लिए खाना लेकर आई तो ईस्का ने खाने से इनकार कर दिया, किंतु सुनंदा जी ने अपनी कसम देकर किसी तरह से ईस्का को खाना खिलाया। फिर समझाते हुए कहा कि आखिर बात क्या है बेटा, जो तुम इतनी परेशान हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए जो भी बात है वो मुझे सच सच बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर ईस्का ने कहा, माँ, जो आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक विनय आनंद जी हैं वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई। ईस्का की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, बिल्कुल ठीक किया तुमने इसी। शादी विवाह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते, इसलिए तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर ठीक है माँ कहकर ईस्का अपने कमरे में चली गई और विनय आनंद के बारे में सोचने लगी। फिर वो मन ही मन कहने लगी कि आखिर क्या बुराई है विनय आनंद में, बस उम्र का थोड़ा सा फासला है, बाकी तो कोई बुराई नहीं नज़र आती है, दुनिया चाहे जो कहे। फिर वो सोचने लगी कि विनय आनंद इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि मैं तो एक बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ। ज़रूर वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, इसलिए मुझे भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु उससे पहले मुझे माँ से बात करना चाहिए। यही सोचकर ईस्का अपने माँ से बोली, माँ, विनय आनंद जी मुझसे उम्र में थोड़े बड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से चाहते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें अपनी प्रीति की डोर से बांधना चाहती हूँ। ईस्का की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, ठीक है बेटा, तू एक बार फिर से अच्छी तरह सोच ले, उसके बाद कोई फैसला करना, तब तक मैं तेरे मामा जी से बात करती हूँ। ठीक है माँ कहकर ईस्का वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई और विनय आनंद का नंबर मिलाकर उधर से जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। विनय आनंद सो चुके थे, इसलिए विजय आनंद ने फ़ोन रिसीव कर लिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। ईस्का ने 2-3 बार हेलो सर, आई लव यू टू कहा, लेकिन उधर से कोई उत्तर न पाकर फ़ोन रख दिया। विजय आनंद ईस्का की आवाज़ पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये इश्क का मामला है। फिर उन्होंने उसी क्षण ईस्का को अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और बोले, ईस्का, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। पेरेंट्स सर? बस मेरी माँ है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ कहकर ईस्का ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी माँ से बोली, माँ, विजय आनंद जी आपसे मिलना चाहते हैं। विजय आनंद जी, देखो बेटा, वे इतने बड़े आदमी हैं और हमारा घर जो तुम जानती ही हो कहकर सुनंदा जी रुक गई तो ईस्का ने कहा, नहीं माँ, उन्हें आने दीजिए, अगर उन लोगों को मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें मुझे इसी रूप में अपनाना होगा। ईस्का की बात सुनकर सुनंदा जी ने कहा कि ठीक है, तू जैसा ठीक समझे कहकर सुनंदा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी और ईस्का पास ही बाजार चली गई कुछ घर का सामान जरूरी लाने। थोड़ी देर बाद जब ईस्का घर का सामान लेकर वापस आई तो देखा कि सुनंदा जी घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तभी डोरबेल बजी तो ईस्का ने उठकर दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने विजय आनंद जी खड़े थे। ईस्का ने झुककर उनके पैर छू लिए। विजय आनंद जी ने भी ईस्का को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ईस्का उन्हें अपनी माँ से मिलवाते हुए बोली, सर, ये है मेरी माँ, बस यही मेरी दुनिया है,
अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहकर किचन में चली गई। इसका के जाने के बाद जब विजय आनंद जी का सुनंदा से आज इस तरह से सामना हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आंखों के आगे आज फिर एक बार वही दृश्य घूम रहे थे जब सुनंदा जी के दादाजी ने कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जमीन की धूल को मैं अपनी बेटी के माथे पर नहीं सजा सकता। विजय आनंद जी को इस तरह से चुपचाप बैठे हुए देखकर सुनंदा जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं विजय जी? सुनंदा जी, यही कि अब मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाए। विजय आनंद जी की बात सुनकर सुनंदा जी ने कहा कि जी विजय जी, मेरी भी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मेरे घर वाले कुछ करें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को प्रीति के मजबूत बंधन में बांध दिया जाए। आप जल्दी से जल्दी शादी की कोई डेट निकलवाइए। मैं भी अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरे कर लेना चाहती हूँ। सुनंदा ये कह ही रही थी कि इतनी देर में इसका चाय नाश्ता लेकर आ गई तो विजय आनंद जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मुंह मीठा हो जाए। फिर एक मिठाई उठाकर उन्होंने इसका को खिला दी और बोले, अब जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी मिलकर खूब बिजनेस मीटिंग करेंगे। विजय आनंद की बात सुनकर इसका शर्माकर अंदर चली गई। उसके बाद विजय आनंद जी भी उठकर जाने के लिए तैयार हो गए और सुनंदा जी से बोले, अच्छा अब मैं भी चलता हूँ और जल्दी से शादी की कोई डेट निकलवाता हूँ। अगले दिन विजय आनंद जी ने सुनंदा जी को फ़ोन करके बता दिया कि आज से 2 दिन बाद शादी है। शादी मंदिर में कर देंगे और फिर धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। विजय आनंद जी की बात सुनकर सुनंदा जी भावुक हो गई और बोली कि आपने तो मेरी सब मुश्किल ही हल कर दी विजय जी। नहीं तो मैं ये सोचकर डर गई थी कि इतनी जल्दी मैं शादी की तैयारी कैसे कर पाऊँगी। मैंने कुछ नहीं किया सुनंदा जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा चलिए अब ये सब छोड़िए और बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। जी विजय जी, और आप भी, कहकर सुनंदा जी ने फ़ोन रख दिया। आज सुनंदा जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। वो इसका से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक वही तो थी उनका संबल जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि इसका अच्छे घर में जा रही है जहाँ उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। सुनंदा जी यही सब सोच रही थी कि तब तक शादी संपन्न हो गई। आशीर्वाद के लिए जब इसका उनके पैरों में झुकी तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तो इसका सिसकते हुए बोली, अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, कहकर सुनंदा जी ने इसका को नम आंखों से विदा किया। इसका की शादी अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद सुनंदा जी ने अपने सभी घर वालों और रिश्तेदारों को ये सूचना दे दी थी कि 2 दिन बाद इसका की शादी की रिसेप्शन पार्टी है। जल्दबाजी में शादी हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी में सुनंदा जी ने यही महसूस किया कि तब से लेकर आज के समय में कितना फ़र्क आ गया है। लोगों के विचारों में या पैसे का असर है, जो कि लोग आज से 25 साल पहले उसकी शादी के घोर विरोधी थे, आज इसका के भाग और ससुराल की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।